तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे और साथ ही साथ बैंक में अपना कर्तव्य निर्वहन भी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ज्ञान एक अद्भुत शक्ति है जिसको पावर ऑफ नॉलेज कहते हैं। अगर आपके पास पावर ऑफ नॉलेज है तो 3 इंग्रेडिएंट है। एक इंग्रेडिएंट या एक एज है आपका हाथ, जिसमें से आपको कर्म करना है, जिसमें से आपको काम करना है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है आपका दिमाग। तीसरा इंग्रेडिएंट है आपको समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति। तो इन तीनों का तालमेल हमें करना होता है बैंकिंग में, क्योंकि हर घड़ी हमको निर्णय लेना रहता है। एक लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, क्योंकि आप एक मास को जो है यहाँ पर हैंडल करते हैं, एक जनमानस को हैंडल करते हैं जिसमें अनेक किस्म के लोग रहते हैं। मतलब आपका रोल एक राजनेता से कम नहीं है। एक इन्फ्लुएंसर होना चाहिए आपको, एक इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, एक एडवाइजर होना चाहिए। तो उसी कड़ी में आप ज्ञान हासिल करने के लिए जब पढ़ेंगे तो सफलता बाई प्रोडक्ट है। आप अगर ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ेंगे तो प्रमोशन बाई प्रोडक्ट है। आप अगर ज्ञान हासिल करने के लिए काम करेंगे तो आपको सम्मान बाई प्रोडक्ट है। आप अगर ज्ञान हासिल करने के लिए काम करेंगे तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाई प्रोडक्ट है। तो आप सभी साथी जो है शानदार तरीके से जो है सेशंस में अटेंड कर रहे हैं। जैसा कि इंग्लिश के सेशन से ठीक है, कुछ कठिनाइयां आएंगी, थोड़ा बहुत तालमेल अभी बैठा नहीं है। कुछ सेशन के बाद आप देखिएगा तालमेल आपका बैठ जाएगा। तो कनेक्टिविटी जब हो जाएगी तो कंटेंट और अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी और आप लोग समझ पाएंगे। जैसे मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों से व्यक्तिगत तौर से जुड़ा हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं। बात इतनी सी है, मैं कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं तो बात आपका हो गया। मतलब मैं जो कह रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, यही जो है डिलीवरी का एक मैसेज होता है। तो कुछ ही दिनों में इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और करंट अफेयर्स की भी चीज़ें आप तक पहुँचेंगी। और बैंकिंग के लिए मैं आपको अच्छे अच्छे नॉलेज के साथ हमेशा उपलब्ध रहूँगा, लगातार 365 डे 24/7, है ना शंकर जी, कैनरा बैंक की तरह। मतलब यस सभी सर। बैंक की तरह, लेकिन अब किसी न किसी को तो इंडोर्स करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? किसी न किसी को इंडोर्स करना पड़ेगा। तो आज का सेशन जो है ये नॉर्मल डिस्कशन का सेशन है, लेकिन एक्सपेक्टेड एब्रीवेशन को लेके आया हूँ जो प्रमोशन एग्जाम में आएगा और आने की संभावना है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरसेटी, है ना? आरसेटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो कौन साथी बताएगा? कोई साथी बताएगा तो फिर आप लोग जो है मतलब कह सकते हैं माइक ऑन करके नॉर्मल डिस्कशन करते हुए पढ़ेंगे। तो आजकल भले ही पूरा फुल फॉर्म नहीं आ रहा है, लेकिन एक वर्ड को पूछता है, एक वर्ड पूछता है कि एक चीज पूछ लेगा वो कि आर क्या है या उसमें एस क्या है। तो इस तरह से पूछता है। तो आर सेठी जो है, जिसको ग्रामीण स्तर में फाइनेंशियल जो स्किल्स जो डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग की दी जाती है, उसके लिए इसकी स्थापना की गई है। और इसका फुल फॉर्म है रूरल सेल्फ। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हाँ। तो अभिमन्यु जी, सभी लोग जरा है माइक्रोफोन आप कर लें। अगर मैं किसी साथी को नाम लेके बोलूँ तो वो ऑन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है, जिस समय आप बोलते हैं तो मेरी आवाज़ और लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन तक पहुंचने में रुक जाती है, बाधा आ जाता है। तो इसी वजह से आप लोग माइक्रोफोन ऑफ रखेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और अगर मैंने किसी साथी का नाम लिया तो आप लोग ऑन करके बात कर लेंगे। तो ये हुआ रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। तो ये जो संस्थान है जिसको आरसेटी है, इसकी स्थापना जो है सभी बैंकों जो बैंकों को कहा गया है कि सभी बैंक जो है इसकी स्थापना करेंगे। और ये आरसेटी जो है एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जहां पर उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको रोजगार पैदा करने के लिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए जो युवक युवती हैं उनको निशुल्क प्रशिक्षण प्रशिक्षण जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। और उनके रुचि के हिसाब से अगर कोई टेलरिंग करना चाहता है तो उनको टेलरिंग के लिए एक ट्रेनर नियुक्त करके उनको रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो है लीड डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस होते हैं, एलडीएम
या भारत सरकार का अगर पूछेंगे कौन सा मिनिस्टर इसको देखता है, राजू नयन जी आपको मालूम है ये जो कार्यक्रम है भारत सरकार का कौन सा मिनिस्ट्री देखता है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सर। बहुत बढ़िया, आपका बढ़िया नॉलेज है। तो ये जो RCET प्रोग्राम है इसमें इसको पूछता है, मिनिस्ट्री चलाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MORD बोलते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको रन करता है। और ये संचालित करता है लीड डिस्ट्रिक्ट द्वारा संचालित किया जाता है। जहां जहां लीड डिस्ट्रिक्ट जिस बैंक को दिया गया है उन बैंक को इसकी स्थापना के लिए जो है उसमें गवर्नमेंट से पैसा मिलता है, उसकी स्थापना करते हैं और उनको निःशुल्क रहने खाने की व्यवस्था के साथ जो है उनमें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें क्लासरूम रहते हैं, कैंटीन सुविधा रहता है और सब चीज यहाँ पर रखे जाते हैं। उद्देश्य यही है कि भारत के जो सभी को तो एम्प्लॉयमेंट सर्विस के रूप में नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए उनको जो है एक रोजगार पैदा करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल डेवलप किया जाए। अब मान लीजिए किसी ने 7 दिन तक ये टेलरिंग सिखा दिया, उसमें एक हुनर पैदा हो गया और वो जाके अपने छोटे से कस्बे में गांव में करने लग गया, और तो बैंक से ये ट्रेनिंग होने के बाद बैंक से हम उसको वित्त पोषण करेंगे, एक बिजनेस शुरू करेगा। ये है इसका काम। चलिए, तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगर हिंदी में बोलेंगे तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओल्टास? ओल्टास का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर ये सब में फॉर्म लिखा हुआ है, इसको फॉर्म कर दीजिएगा, जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, मैं उसको सुधार दूंगा स्क्रीन पर, नहीं तो अभी सुधार देता हूँ, 1 मिनट लाइन पर रहेंगे। तो ये सवाल क्या है, ओल्टास क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओल्टास? ओल्टास का जो फुल फॉर्म है ये ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम है। तो ये जो ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम है ओल्टास, जिसमें से टैक्स कलेक्शन किया जाता है, एक सेकंड में इसको जरा इसका फुल फॉर्म को चेंज कर देता हूँ। चलो अभी बाद में चेंज कर लेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा लग रहा है चेंज करने में। सब में देख लेते हैं, नहीं सब में चेंज नहीं करने दे रहा है। ओके, कोई बात नहीं, इसको जब PPT में मैं चेंज कर लूँगा तो आप लोग उसको फॉर्म पढ़िए। तो वोल्टास का फुल फॉर्म है ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें से टैक्स कलेक्टेड जो एट सोर्स है उसकी अकाउंटिंग की जाती है। तीसरा फुल फॉर्म है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRAR? CRAR का फुल फॉर्म क्या है? हाँ जी, अभिमन्यु जी आप बताइए अभी CRAR का फुल फॉर्म क्या है? CRAR बहुत ही अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है जो CRAR है, इसमें बैंक के प्रमोशन एग्जाम में इसको काफ़ी पूछा जाता है। और CRAR का जो फुल फॉर्म होता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो इसमें हर जो बैंक से जो लोन दिया जाता है, बैंक के दो बैलेंस शीट के 2 भाग होते हैं, एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। आपने देखा होगा कैपिटल, रिजर्व, डिपॉजिट्स और आपका अदर लायबिलिटी और बोरोइंग, ये जो होता है लायबिलिटी साइड होता है। और दूसरा साइड होता है कैश बैलेंस, फिर उसके बाद बैलेंस विद RBI, बैलेंस विद अदर बैंक्स, फिर आता है इन्वेस्टमेंट आता है, फिर आता है लोन्स आता है, फिर आपका अदर एसेट्स आता है, फिक्स्ड एसेट आता है। ये सारी चीजें जो है एसेट्स होते हैं, लोन्स, एडवांसेस। तो इनमें हर एसेट्स में एक रिस्क होता है, क्योंकि वो पैसा हमारे पास नहीं होता है, आने वाला पैसा होता है। बैलेंस शीट जब बनता है, उस बैलेंस शीट बनने के समय वो पैसा जो एसेट साइड का पैसा है बैंक के पास नहीं रहता, वो किसी और के पास रहता है। जब दूसरे के पास है तो इसलिए उसमें RBI कहती है कि इसमें कुछ रिस्क है कि वो पैसा आपके पास आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि बैलेंस शीट में आपने दिखाया है उसको, लेकिन अभी क्या है वो पैसा हमारे पास नहीं है, वो दूसरे के पास है, इसलिए रिस्क है। और उसके लिए रिस्क के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, कैश इन हैंड है आपके पास है, अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो उसका कितना रिस्क है?
बताइए राजू नयन जी, अगर कैश इन हैंड आपके पास है तो कितना रिस्क है? 50% सर। 50% रिस्क है? अरे बाप रे, बहुत खतरा है तो फिर। हाँ जी, हाँ जी, शंकर जी बताएंगे कितना रिस्क है कैश इन हैंड है तो? 0%। 0%, 0% है। अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो 0% रिस्क है। लेकिन अगर आपने स्टेट बैंक में कैश रखा हुआ है, कैश बैलेंसेस दूसरे बैंक में रखा है, तो वहां पर 20% का रिस्क है, वहां पर 20% का रिस्क है। ठीक उसी तरह आपने जो है गवर्नमेंट एजेंसीज को लोन दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया है, तो कितना रिस्क है राजू नयन जी? सेंट्रल गवर्नमेंट में सर 0% है सर। और स्टेट गवर्नमेंट को? स्टेट गवर्नमेंट में भी 0% है सर। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिए तो 0% रिस्क है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी दिए तो 0% रिस्क है, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दिए तो 20% का रिस्क है। तो इसी तरह रिटेल लोन में 75% का रिस्क है, पर्सनल लोन में 100% का रिस्क है। तो ये सारे रिस्क परसेंटेज के आधार पर जो है हमको कैपिटल रखना होता है बेसल के हिसाब से। और बेसल के हिसाब से जो कैपिटल रखना पड़ता है, सारे रिस्क वेट मिला के, सपोज हमने 100 करोड़ का लोन दिया और इसका रिस्क वेट आया 80 करोड़, तो 80 करोड़ का 11.5% हमको कैपिटल रखना पड़ेगा एज पर बेसल 3 जो हुआ है, बेसल 3 पॉलिसी के हिसाब से हमको उसका 11.5 पर 0% हमको कैपिटल रखना होगा। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, फुल फॉर्म है CRAR। अगला सवाल है एल्को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल्को? एल्को का फुल फॉर्म होता है एसेट लाइबिलिटी कमिटी। ये एक समय था, आज से 5 साल पहले ये बहुत ज़्यादा पूछता था, एसेट लाइबिलिटी कमिटी, इसका फुल फॉर्म है एसेट लाइबिलिटी कमिटी। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OECD? OECD का फुल फॉर्म पूछा गया है और OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये टर्मिनोलॉजी जो आ रहे हैं इनको बस इकट्ठा करते चलिए और इनको पढ़ते हुए चलिए। तो इनमें क्या होगा, अगर इनमें से सवाल आ जाएगा तो आप उसको सही कर पाएंगे। इनका उद्देश्य बस यही है कि इनको कलेक्ट करिए, इनको रीड करके चले जाइए, और इनमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। इनको जरा याद करके चले जाएंगे या पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जामिनेशन में क्या होगा, इसी से जुड़ा हुआ कोई सा फुल फॉर्म आएगा तो आप खट से उसको चेक कर लेंगे, आपका दिमाग उस समय काम कर लेगा कि ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो आपको वो एक जो इस पूरा उसका फुल फॉर्म में बैठ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCBS? BCBS का फुल फॉर्म क्या है, बता देंगे कोई? BCBS का फुल फॉर्म? बेसल कमिटी बैंक सुपरविजन। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। बहुत बढ़िया। तो बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन है। बेसल में एक कमेटी है जो इंटरनेशनल जो बैंक के सेटलमेंट्स होते हैं उनको देखते हैं, उन पर एक कमेटी है जो बैंक को सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि उन्होंने बैंक को सुपरवाइजरी करने के लिए जो है हर देश में एक सेंट्रल बैंक रखा है, और उनके रिस्क मैनेजमेंट के लिए उन्होंने बेसल ने बोला है कि आप सुपरवाइजरी जो है आप अप्रोच अपनाइए। तो इसीलिए वो BCBS जो है एक कमेटी है जिसको बोलते हैं बेसल कमेटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन, जो बैंकों को अंदर से मजबूत बनाते हैं और किसी खराब परिस्थिति में बैंक कोलैप्स न कर जाए उसके लिए वो उनको अंदर से उसका तना को मजबूत करता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ऑपरेशनल रिस्क है, इनको मिटिगेट करने के लिए कैपिटल रखो बोलता है। चलिए अगला है आपका सवाल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम ऐप? ये तो बढ़िया है, कोई साथी बता दो। भीम ऐप का भारत इंटरफेस मॉनिटर। भीम का जो फुल फॉर्म है वो काफी पॉपुलर है, भारत इंटरफेस पर मनी, है ना, भारत इंटरफेस पर मनी। तो जब से ये NPCI या UPI रिलेटेड आया तो ये पूरा क्रांति आ गया डिजिटल टेक्नोलॉजी में, और आज इतने सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। आप देखे होंगे कई बैंकों के बैलेंस शीट जब मैं चर्चा करता हूँ तो आप देखेंगे 84% उनके ट्रांजेक्शन का 84% जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांजेक्शन होता है। आप सोचो राजू नयन जी, शंकर जी, सब हम लोग बैंक में काम करते हैं, पहले भी करते थे, हमको लगता था कि 100% ट्रांजेक्शन के लिए ग्राहक हमारे पास आता है।
आज लेकिन देखिए, ऐसे अभी पिछला बैंक ऑफ बड़ौदा का भी देख रहे थे, उन्होंने डिजिटल ट्रांजेक्शन का परसेंटेज कितना बढ़ा लिया। ठीक उसी तरह आप भी अपने बैंक का अगर बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें भी आप एनालिसिस किए होंगे आपके मैनेजमेंट में, तो आप उसमें देखे होंगे कि कितना ट्रांजेक्शन, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है और लोग खुद ब खुद सीख जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आजकल इतना चीज सिखाने के लिए है कि लोग खुद बैंकिंग कर लेते हैं, बस उनका एक खाता होना चाहिए और उनके परमिशन जो है हो जाने चाहिए। किस तरह से उनको जो है मोबाइल बैंकिंग और फोन बैंकिंग चालू हो जाए उनका, आप एक्टिवेट कर देंगे, फिर सारा चीज वो सीख जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएनबीसी? एएनबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा, शंकर जी बता दीजिए। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। बहुत बढ़िया। तो एएनबीसी का जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अभी हाल ही में किसी बैंक में पूछा था सीओबी में ई क्या है, ऐसा पूछा था। सीओ में या ई क्या है ऐसा पूछा था, एक्सपोजर है ना। एक्सपोजर। तो आखिरी ई को पूछा था। तो ये एएनबीसी में भी ऐसे ही पूछेगा। एएनबीसी में सी क्या है, ए क्या है पूछेगा। तो ए होगा एडजस्टेड, एन होगा नेट बैंक क्रेडिट। तो इसका इस्तेमाल जो किया जाता है प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग में, टारगेट डिसाइड करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन टर्म्स को यूज किया जाता है। और अगर इसका टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे तो इसको बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। लेकिन इसके टर्मिनोलॉजी बहुत अंदरूनी है। इसमें नेट बैंक क्रेडिट के बाद बिल रीडिस्काउंट को माइनस करेंगे, प्लस अगर प्रियॉरिटी सेक्टर में कोई लेंडिंग है तो उसको ऐड करेंगे। फिर अगर कोई एसटीआर रिलेटेड जो अगर इन्वेस्टमेंट रखा गया है नॉन एसएलआर बॉन्ड में तो उनको भी ऐड करेंगे, तब जाके एएनबीसी आता है। तो डिटेल तो इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है कि इसकी पूरी व्याख्या करो। प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से सिर्फ फुल फॉर्म आप देख लेंगे तो काम बन जाएगा। अगला है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट। ये ज्यादातर पूछा जा रहा था, पिछले 2 साल से स्विफ्ट के बारे में पूछा जाता था और पढ़ के जाने में भी गलती हो जाता था। लेकिन आजकल पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा है, ये आपके लिए एक अच्छा भाग है। मतलब पहले मैंने बहुत सारे साथियों का फीडबैक आता है, वो साथी कहते हैं कि सर पहले ना पूरा चीज पूछता था व्हाट इज द फुल फॉर्म, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता था। आजकल लेकिन एक वर्ड को पूछ रहा है, तो एक बार एक क्लियरिटी है। तो फुल फॉर्म है स्विफ्ट का सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये जब भी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर होता है तो वहां पर एक कोड लगता है जिसको बोलते हैं स्विफ्ट कोड। और ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इस टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से उनको मैसेज आते हैं और उस मैसेज के आधार पर उसमें जो है फंड ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगर जैसे ऐसे सीखना होता है ना, जैसे सेशन चल रहा है सपोज, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि फुल फॉर्म है, इसमें समझना कुछ नहीं है। स्विफ्ट दिखा तो अपने सामने उसका फुल फॉर्म लिख लिए, आपके हाथ से लिख लिए। आप घर में बैठे हैं, कॉपी लिए, डायरी, अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो स्विफ्ट, तो आपने स्विफ्ट के सामने लिख लिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, ऐसा लिख लेंगे। तो आपको क्या होगा, हाथ से लिखे हुए हैं, तो जैसे ही हाथ से लिखते हैं तो कीबोर्ड करने टाइप का वो हार्ड डिस्क में चला जाता है। जब भी कोई चीज लिखते हैं ना तो आपके मन मस्तिष्क में चला जाता है। इसलिए आप लोग लिखा करें, कम से कम जो अच्छी चीज लगी है या जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको लिख लें। तो यहाँ पर स्विफ्ट है, स्विफ्ट के सामने लिख लीजिए सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। अगला लेते हैं हम लोग फुल फॉर्म एईपीएस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एईपीएस? तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो एईपीएस का फुल फॉर्म आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अब मान लीजिए इसमें सिंगल पूछ लेगा तो भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए फुल फॉर्म जब आते हैं तो उनको थोड़ा ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा, हड़बड़ी नहीं करिएगा, ताकि उसमें गलती हो गया तो बहुत अखरता है बाद में। एग्जामिनेशन के बाद आपको जो है एकदम अफसोस होता है कि यार ये छोटी सी चीज में गलती कर गया। चलिए अगला सवाल है एमएसएस। एमएसएस का फुल फॉर्म पूछा गया है और एमएसएस का फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। एमएसएस का फुल फॉर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम।
तो ये क्या है, बैंकिंग से जुड़ा हुआ टर्म है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, और ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इश्यूज है जो जिनको लिए रहता है कि आरबीआई जो है स्टॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, उसमें इंटरवीन करता है मार्केट में और उनकी लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए यूज करता है। तो इसको बोलते हैं मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए भारत सरकार जो है आरबीआई के माध्यम से सिक्योरिटी के स्टॉक जो है वो मेंटेन करता है, उसमें इंटरवीन करता है मार्केट की लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए। तो ये इसको बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। चलिए, तो ये जो है फुल फॉर्म में ये पूछा जा सकता है, इसीलिए हम लोग कहें। और इसमें तरलता वगैरह जो है, ट्रेजरी बिलों की बिक्री कितनी होगी, इसको अवशोषित किया जाता है, इसको मार्केट स्टेबिलिटी के माध्यम से उसको मैनेज किया जाता है। अगला है सवाल आपके क्रिलिक। क्रिलिक जो है पिछले 2 साल से इम्पोर्टेंट रहा है। अभी 1 अप्रैल के बाद भी ये फुल फॉर्म आया है। क्रिलिक में आर क्या है, ऐसा पूछा गया था। क्रिलिक में आर क्या है, और एक प्रमोशन एग्जाम में क्रिलिक में आपका ये आखिरी वाला जो सी है उसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसा पूछा गया था। तो क्रिलिक जो है वो सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट है, लार्ज क्रेडिट है। आप लोग लिखना है तो लिख लीजिए जरा। द फुल फॉर्म ऑफ क्रिलिक इज सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो क्रिलिक का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट। तो ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन जो है जिसमें जहाँ पर रिपोर्ट किया जाता है, एक रिपोजिटरी है जिसमें जो बैंकों के जो 5 करोड़ से ऊपर के एडवांसेस हैं और 5 करोड़ से ऊपर के जो बारोवर हैं, एक्सपोजर हैं, उनके इंफॉर्मेशन को दर्ज करने के लिए अनिवार्य तौर से निर्देश दिए गए हैं बैंक को। रिजर्व बैंक निर्देश देती है कि अगर कोई भी बैंक 5 करोड़ से ऊपर के एडवांसेस हैं तो उनकी रिपोर्टिंग क्रिलिक को करनी है। अगर वो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे नॉन कोऑपरेटिव बॉरोवर है, और अगर फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर उनके पास पैसा है फिर भी पे नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो पिए भी है तो भी रिपोर्टिंग करनी है। किसको करनी है? सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट को रिपोर्ट करना होता है। जैसे अगर कोई 50 करोड़ का भी एक लिमिट है, 50 करोड़ से ऊपर के एक्सपोजर हैं, और अगर वो कोई ट्रांजेक्शन जो है ऐसा ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पता चल रहा है, जिस उद्देश्य के लिए लोन दी है वो नहीं करते, तो हमको रिपोर्टिंग करनी होती है क्रिलिक को, जिसको कौन सा अकाउंट कहते हैं राजू नैन जी? 50 करोड़ से ऊपर जो रिपोर्टिंग करते हैं रेड फ्लैग अकाउंट कहते हैं, और 5 करोड़ से ऊपर जो अकाउंट होते हैं उनको बोलते हैं नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स। इनकी रिपोर्टिंग किसको की जाती है? क्रिलिक को की जाती है। तो क्रिलिक में आर पूछा था इसलिए रिपोजिटरी होगा, और लास्ट सी पूछा था तो क्रेडिट होगा। तो इसी में ये आप पूरा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। DICGC का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC? ये तो बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का एक वर्ड है DICGC। हर एग्जामिनेशन में इससे जुड़े हुए सवाल आता है, क्योंकि अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है ट्रेंडिंग क्वेश्चंस बना हुआ है। किसी भी प्रमोशन एग्जाम में एक सवाल DICGC इंश्योरेंस कवरेज से जुड़ा हुआ आता है, तो आपका इसका आंसर है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। तो DICGC जो है इसका फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये डिपॉजिट को भी इंश्योरेंस करते हैं और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन भी है, क्रेडिट को भी गारंटी देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बैंक में जो डिपॉजिट होते हैं उसको इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है DICGC, और बैंक से जो लोन दिए जाते हैं उनमें भी कई गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं जिन पर भारत सरकार जो है देश के विकास के लिए लोगों को मदद पहुंचाते हैं। तो ऐसी जगह में अगर बैंक लोन देती है तो उनको भी DICGC कवरेज मिलता था पहले, अभी हटा दिया गया है। पहले आप लोगों ने देखा होगा जो बैलगाड़ी बैलजोड़ी ऐसा कुछ होता था ना राजू नैन जी, और या कोई पहले जो छोटे छोटे लोन होते थे
उनमें जो है ये DICGC कवरेज मिलता था लोन में, और अभी डिपॉजिट इंश्योरेंस के तहत है 5 लाख तक पर डिपॉजिटर पर बैंक कवरेज मिलता है। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ CGTMSE। CGTMSE ये भी पॉपुलर सीरीज का फुल फॉर्म है। CGTMSE का फुल फॉर्म है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को एक गारंटी प्रोवाइड करने के लिए इस ट्रस्ट की स्थापना की गई थी, जिसे कहते हैं क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो CGTMSE कवरेज के तहत मैक्सिमम लोन कितना दे सकते हैं शंकर जी? सर 10 लाख। हैं 10 लाख? यस सर। बहुत कम देते हो यार आप तो। हाँ, कंजूस बैंक। नहीं चाहेंगे आपको बैंक, हम दूसरा बैंक जाते हैं। हाँ जी, कौन सा बैंक है जी? राजू नयन जी, आप कितना दोगे CGTMSE में? हाँ जी, RRB के लिए 50 लाख है सर। ओके, आप 50 लाख देगा। और अगर हम कैनरा बैंक जाएंगे तो कितना देगा? कैनरा बैंक जाएंगे तो 100 लाख सर। हैं 100 लाख? ये भी अभी भी कंजूसी करता है यार, बताओ। 2 करोड़, सर 1 करोड़ मैक्सिमम 2 करोड़। 100। तो हाँ CGTMSE में मैक्सिमम लोन जो है 2 करोड़ दे सकते हैं नेशनलाइज बैंकों के लिए, और ग्रामीण बैंक के लिए 50 लाख होगा कवरेज लोन का, मैक्सिमम लोन। अब होता है जो मैक्सिमम कवरेज होता है वो 75% ऑफ द लोन होता है। फिर एक और सवाल आता है रिटेल ट्रेड के लिए, इसमें मैक्सिमम लिमिट कितना है? रिटेल ट्रेड के लिए 1 करोड़। रिटेल ट्रेड के लिए जैसे FMCG का व्यापार कर रहे हैं, रिटेल व्यापार मतलब खरीदी बिक्री का काम करते हैं, तो उनको रिटेल ट्रेड कहते हैं। तो रिटेल ट्रेड में 1 करोड़, और अदर मैन्युफैक्चरिंग और कुछ हो रहा है तो उसके लिए मैक्सिमम 2 करोड़, और ग्रामीण बैंक में 50 लाख। तो 50 लाख भी पूछता है ज़्यादातर ग्रामीण बैंक में, है ना। अगला आपके लिए जो फुल फॉर्म है RDBMS। RDBMS जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं, RDBMS का फुल फॉर्म, इसमें 1 मिनट देखें जरा। RDBMS फुल फॉर्म, ये RDBMS का जो फुल फॉर्म है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से लैंग्वेज में इसमें डील किया जाता है। एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसको रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, और मूल रूप से ये जो है डाटा संग्रहित करता है, डाटा स्टोर करता है, और डाटा स्टोर करने के बाद जब भी हमारे राजू नयन जी उसको कुछ क्यूरी करेंगे तो उसका जवाब देता है। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से ये डाटा को संग्रहित करता है, स्टोर करता है और प्रबंध करता है, और फिर से वो डाटा उपयोग कैसे में आए इसके लिए ये सिस्टम बनाया गया, उसको बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब पहले डाटा इकट्ठा करिए, डाटा मैनेज करिए, और अगर कोई उसमें से इंक्वायरी करता है तो वो डाटा प्रोवाइड कराइए। ये है इसका फुल फॉर्म। अगला फुल फॉर्म है IBBI। IBBI का फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका फुल इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एज कंपनी जो के केस में NCLT देखता है, और पर्सनल के केस में DRT देखता है, और किसी कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए NCLT में जाते हैं, फिर वहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लगता है और फिर उसमें कार्रवाई होती है। तो ये इसका फुल फॉर्म है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला है BCBS, ये रिपीट हो गया, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसका फुल फॉर्म है। अगला है BCSBI, ये भी बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का, BCSBI जो है बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का फुल फॉर्म है। जरा पढ़ के बताएंगे राजू नयन जी, BCSBI जो है इसका बैंकिंग बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, बहुत बढ़िया। तो इसको बोलते हैं बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो BCSBI जो है एक वॉच डॉग है, एक्चुअल में वॉच डॉग है बैंकों की
जो संहिता होती है ना, बैंकों के मानक दंड होते हैं, उसके लिए एक वॉच डॉग है। वॉच डॉग है कि कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है, और उस स्टैंडर्ड पैरामीटर के आधार पर बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि बैंक के जब भी कोई सेवाएं होंगी रेंडर करते हैं, तो उसमें उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलना हो चाहिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा मिलना नहीं चाहिए, इसके लिए स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उसको बोलते हैं BCSBI मापदंड। जैसा कि ब्रांचेस में मैंडेटरी बोर्ड्स होने चाहिए, आप जो काम करते हैं उसके लिए उनको सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ जानकारी होनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं BCSBI गाइडलाइन। आपने देखा होगा आपके यहाँ ये लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर शिकायत करनी है तो किसके से संपर्क कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई होनी चाहिए। मैंडेटरी बोर्ड्स जो है वो होने चाहिए, तो इसके कोड बनाए गए हैं। और ये BCSBI जो है, ये मुख्यतः अगर देखा जाए BCSBI, तो ये ग्राहकों के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के लिए कोड बनाए गए हैं। साथ ही साथ जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यम है उनको बैंक के लिए प्रतिबद्धता के लिए कोड बनाए हैं कि आप मान लीजिए कोई ग्राहक आता है राजू नैन जी, तो उसको कितने मिनट में विड्रॉल दे देंगे, तो उसके लिए आप लिखोगे मानक दंड, लिखोगे कि सर 8 मिनट में हम देंगे। तो ये मानक दंड जो है लिखे गए हैं, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर? केयर का फुल फॉर्म है, ये भी जो है काफ़ी पॉपुलर सीरीज का फुल फॉर्म है, ये होता है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। अभी सबसे ज़्यादा सवाल केयर का एक आ रहा है, इसमें क्या CIC से जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। CIC क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां कौन कौन है, और उसमें बीच में जो है एक केयर जुड़ा हुआ रहता है, तो ये अलग है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों के बीच में इसका नाम रहता है, तो ये उसका आंसर हो जाता है केयर, क्योंकि ये जो है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड है, ये एक रेटिंग एजेंसी जैसा है। तो हाँ जी, सर यदि उसके बीच में से क्रिसिल का नाम हो जाए तो हाँ वो भी केयर की जगह क्रिसिल भी रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल भी रेटिंग एजेंसी है, तो ऐसे दोनों नाम तो नहीं होंगे, है ना। जैसे CIC में क्या क्या होता है, सिबिल हो गया, इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया, और एक क्या है क्री5 मार्क्स हो गया, उसके बीच में क्रिसिल डाल देता है या केयर डाल देता है, तो उनको अलग ढूंढ निकालिए। और वो सवाल जो है काफ़ी रिपीट हो रहा है, इसलिए मैं आपको जिक्र किया। तो यहाँ पर फुल फॉर्म में देख लीजिए केयर का, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। अब बात करते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCIL। CCIL का फुल फॉर्म आप लोग थोड़ा लिख लीजिए, CCIL का, क्योंकि यहाँ पर 20-25 जो फुल फॉर्म हम डिस्कस कर रहे हैं इनको आप सिर्फ इकट्ठा कर लीजिए और अपने समय में फिर पढ़ लीजिएगा। तो क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर CCIL फुल फॉर्म जो है उसका बोलते हैं CCIL का क्रेडिट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ लेते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिबिल। सिबिल का फुल फॉर्म क्या है ये सभी लोग जान लेते हैं, और ये पहले तो बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल था, अभी सिबिल जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सिबिल का फुल फॉर्म जो है आपका है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। और सिबिल जो है मोस्ट पॉपुलर सीरीज का है, इसको जो 4 कंपनियां हैं CIC का, सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है कौन सी कंपनी है राजू नैन जी इंफॉर्मेशन में? यही है सर, सिविल ही है सर, ये तो सारे लोगों के जुबान पे ये नाम रहता है सिविल। यही रहता है, मतलब सिविल का मतलब हमको ऐसा लगता है कि यही है इंफॉर्मेशन कंपनी, लेकिन ये कंपनी है ना। सर आपने तो उसका नाम कुछ चेंज बताया था ना इससे पहले उसमें सेशन में सर। ट्रांस यूनियन सिविल हो गया, हाँ ट्रांस यूनियन सिविल हो गया, सिविल का नाम बदल गया, ट्रांस यूनियन सिविल कर दिया गया, है ना। तो यस सर। अब क्या हो गया, जो है सिविल की स्थापना वैसे कब कब हुई थी, 2000 सन में हुई थी, है ना। सिविल की स्थापना जो है सन 2000 में हुई थी। और इनका काम क्या था, ये इनका कौन सा काम होता है शंकर जी, इनका अभी क्या पढ़ाया था मैं, रेटिंग कंपनी। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं ना, रिलेशनल हाँ जी। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डाटा इकट्ठा करना और उसको परोसना।
तो ये क्या करते हैं, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं। पहले तो सभी बैंकों से डाटा ले लेंगे, रिलेटेड डाटा, एक ग्राहक का डाटा ले लेंगे, वो कैसे पटा रहा है, रिपेमेंट कैसे कर रहा है, फिर उसके आधार पर डाटा परोसना एक स्ट्रक्चर वे में, तो उसको बोलते हैं आपका इंफॉर्मेशन कंपनियां। चलिए, तो अब अगला है क्रिसिल। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड है क्रिसिल, ये एक रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल। अगला सवाल आपसे यहाँ पर है डीआरएटी। डीआरएटी का फुल फॉर्म, तो डीआरएटी का फुल फॉर्म है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी क्या है? डीआरटी एक स्पेशल कोर्ट है जो 20 लाख से अधिक के एक्सपोजर या क्लेम्स को हैंडल करने के लिए वो केस को देखती है। उनका काम है कि बैंक से 20 लाख से ज़्यादा के जो डेब्ट क्लेम हैं या रिकवरी हैं उनके केसेस को डील करती हैं। डीआरटी बोलते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। अगर डीआरटी जो कोर्ट है उस कोर्ट के फैसले से अगर कोई अपील करना चाहता है तो डीआरटी में अपील करता है, जिसको बोलते हैं डेब्ट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ डीएससीआर। ये भी पॉपुलर सीरीज का एक फुल फॉर्म है डीएससीआर, जो टर्म लोन के रिपेमेंट कैपेसिटी को दिखाता है और उसमें सैंक्शन में जो है यूज होता है टर्म लोन के, और ये होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। क्या दिखाता है ये? डीएससीआर जो होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। और ये जो है डीएससीआर जो है ये दिखाता है कि कोई फर्म जो है अपने जो टर्म लोन के ईएमआई है उन ड्यूज है उनको कैसे पे कर पाएगा, तो उसके रेशियो को कैसे दे पाएगा। चलिए, अगला है फुल फॉर्म एसएफएमएस। ये भी पॉपुलर कैटेगरी का फुल फॉर्म है। एसएफएमएस का फुल फॉर्म क्या है? इसमें एम एम का फुल फॉर्म पूछ लेगा तो एम में फिर कंफ्यूजन हो जाता है, मैनेजमेंट को टिक लगा देते हैं, है ना, मीडियम को टिक लगा देते हैं या माइक्रो को टिक लगा देंगे, लेकिन ये है स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज, SFMS, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। तो SFMS का फुल फॉर्म हुआ स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज। अगला सवाल है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई? तो ईडीआई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अभी एक फुल फॉर्म और पूछ रहा है, ये क्या फुल फॉर्म पूछ रहा है? एलईआई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। एलईआई का फुल फॉर्म क्या है राजू नयन जी? उसको बोलते हैं द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, है ना, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो ये 20 डिजिट का एक कैरेक्टर होता है जो 50 करोड़ के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड कहीं करना है ऐसी कंपनी को, उसको एलईआई नंबर लेना जरूरी है गवर्नमेंट से। 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है एलईआई, जिसको बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। ये सवाल याद आया, ये ईडीआई से ये सवाल मुझे याद आ गया, एलईआई, इसको बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर स्क्रीन पर है आपका ईडीआई। ईडीआई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अब बात करते हैं ईपीओएस। पीओएस का तो फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, उसके आगे ई जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल हो गया। तो पॉइंट ऑफ सेल, ईपीओएस का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। ऐसे जगह जहां पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट स्वीकार करते होंगे कार्ड के माध्यम से, उनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। अगला है FEDAI। तो ये जो है ये पहले बहुत पूछता था, अभी तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी पिछले 2020-21 तक तो ये लगातार पूछता था, इसका फुल फॉर्म जो है पूछता था FEDAI। इसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो फुल फॉर्म है आप जब पढ़ते हैं
तो आपको क्या होता है कि पढ़ के जाने का है पूरा, अगर नहीं याद भी हुआ तो आप पढ़ के चले जाइए। एग्जामिनेशन में जब आपको ये सवाल आएगा ना, तो आप यकीन मानिए कि आपको वो याद आ ही जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में इतनी ताकत है। तो जैसे अगर आप पढ़ के गए होंगे, फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये जो है इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और ये जो है फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में जो डीलिंग होती है उनके लिए एथराइज डीलर, जो एडीज बोलते हैं, उनके लिए ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज है। और इसको जो है कंपनीज एक्ट 1956 के तहत इसकी स्थापना की गई थी, जिसका नाम दिया गया था फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला फुल फॉर्म है FIMMDA। ये जो है पिछले साल भी प्रमोशन एग्जाम में ये आया था, FIMMDA। तो FIMMDA इसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। तो इसका फुल फॉर्म है फिक्स इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। तो आप लोग साथ साथ लिख लेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। FIMMDA का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? द फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये एक एसोसिएशन है कॉमर्शियल बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, प्राइमरी डीलर्स का, जो वॉलंटरी मार्केट बॉडी है, बॉन्ड हो गए, मनी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट हो गया, उसके लिए एक वॉलंटरी मार्केट है। ये एक एसोसिएशन है कॉमर्शियल बैंक का, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन। अगला है IDRBT का फुल फॉर्म। IDRBT का फुल फॉर्म पूछा गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDRBT? BT इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो फुल फॉर्म नोट लिख लीजिए, IDRBT फुल फॉर्म जो है वो क्या है? रिजर्व बैंक ने क्या किया है? एक सेटअप किया है, इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, इनेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, उनके लिए एक सेटअप दिया, और एक इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी की स्थापना 1996 में किया था। और इसको जो स्थापना किया था, इसको कौन से एक्ट में किया गया था? सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में किया गया था। और ये जो है टेक्नोलॉजी में कैसे रिसर्च करता है और किस तरह से फोकस बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर है, ये पूरा इंस्टीट्यूट है, जिसमें से ये इसका जो कहाँ पर बनाया गया है, किसी को पता है? इसमें आया था किसी बैंक में सवाल, ये कहाँ पर इसको लोकेट किया गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, हैदराबाद में। ये हैदराबाद में इसको लोकेट किया गया है। इसका सेंटर जो है हैदराबाद में है ना। आपके बड़े साहब लोग होते हैं ना, शंकर जी, जो AGM सर लोग होते हैं, कभी कभी यहाँ पर इनको ट्रेनिंग का भी मौका मिलता है हैदराबाद में। AGM एंड अबव के रैंक के जो अधिकारी हैं वो जाते हैं यहाँ पर, ट्रेनिंग लेके आते हैं। उसका जो फीस है बैंक पे करती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? तो IMPS का फुल फॉर्म तो हमारे शंकर जी जरूर बता देंगे हैं। अभी बताए ना क्या है वो, IMPS कर देंगे अभी आपको, है राजू नयन जी? IMPS पेमेंट सर्विस। ओके, जितनी देर में बोले हैं उतनी देर में IMPS हो जाएगा, है ना? यस सर। क्या बोलते हैं उसको? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का मतलब हो गया इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो अगर एक बार पढ़े होंगे तो आपको एकदम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े होंगे ना, तो I का भी कुछ मतलब निकालेंगे, M का भी कुछ मतलब निकालेंगे, P का भी मतलब निकालेंगे, S का भी, लेकिन पढ़े होंगे तो सही हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और नहीं पढ़े होंगे तो I इंटरनेशनल मनी पेमेंट सर्विस, ऐसा कुछ भी मन में आएगा, क्योंकि अपना मन है राजू नयन जी? वो गूगल जानते हैं ना, गूगल जानते हैं ना, उसमें कुछ भी खोजो मिलता है ना, मिलता है सर। ठीक उसी तरह अपना मन भी है, गूगल है वो, है ना? तो भी कुछ भी खोजो मिलता है। तो इसलिए पढ़ के जाने का है। हम लोग भी रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इधर ये है क्या? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले डाटा ले लो और फिर उसको उपयोग करो, यही हमारा दिमाग भी है।
चलिए, IRDA का फुल फॉर्म क्या है? IRDA का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है IRDA का फुल फॉर्म? है शंकर जी, पढ़ के बताइए। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत बढ़िया। तो ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके लिए अलग से एक्ट बनाया गया 99 में। 1999 में एक एक्ट बनाया गया, और इस एक्ट में IRDA इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए और उसमें डेवलपमेंट करने के लिए ये बनाया गया है, एक रेगुलेटर बनाया गया है, जिसको बोलते हैं IRDA। किसको लाइसेंस देना है, कौन उसमें LIC करेगा, ये तमाम जो रेगुलेटर हैं ये इंश्योरेंस चीज़ों को रेगुलेट करता है, उनको प्रमोट करता है, और जो पॉलिसी बनाए गए हैं उनको इंश्योर करता है कि इनका ऑर्डरली उनका अनुपालन हो रहा है कि नहीं, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ऑर्डरली ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तमाम मैटर को जो है ये रेगुलेट करता है। उसका नाम है IRDA। और ये आई भी होता है आखिरी में, आई भी है तो ये इंडिया हो गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर IRDA आई होगा तो इंडिया हो जाएगा। अब आप बात करते हैं मुद्रा लोन। अरे मुद्रा। मुद्रा जी मतलब फुल फॉर्म क्या होगा? मोदी जी। है ना, मुद्रा जी का जो फुल फॉर्म होगा क्या होगा? ये भी बड़ा कठिन है, लेकिन है याद ही करना पड़ता है। माइक्रो डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एजेंसी। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। प्राय जो साथी इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उनसे ये पूछा जाता है मुद्रा क्या है यार, फुल फॉर्म बताओ यार। और उनमें से 10 साथियों में से 6 साथी बोलते हैं सर देखो तो मेरे को पूरा पता है, लेकिन वहां बोल नहीं पाया। मतलब है ना, जैसे नहीं आता ना, कई बार अपने जबान में भी नहीं उतरता है। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। हाँ, बोल के बताइए राजू नयन जी। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। हाँ, इसने मुद्रा जो है इसने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। कब, कौन से फाइनेंशियल ईयर में इसकी शुरुआत की गई थी? 2016 के बजट 15 में सर। 16 जो है उसमें, फाइनेंशियल ईयर 16 में, मतलब 15-16 में जो अनाउंस किया गया था ऑनरेबल जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि हम जो है छोटे जो माइक्रो यूनिट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए उनको जो है वित्त पोषण करेंगे। और वो वित्त पोषण के लिए उन्होंने रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड का गठन किया था, जिसको बोलते हैं मुद्रा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और इसके तहत जो मुद्रा लोन में 3 कैटेगरी रखा गया था। कौन सा? शिशु, तरुण, न शिशु, किशोर और तरुण। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी रखा गया था, और इसमें जो है लोन किया गया था 50,000 तक शिशु, और किशोर जो है 50,000 एक से लेके 5 लाख, और फिर 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक तरुण कैटेगरी में लोगों को वित्त पोषण किया गया था मुद्रा के तहत। अगला फुल फॉर्म है NPCI। ये भी बहुत पॉपुलर सीरीज का है NPCI। क्या है NPCI का फुल फॉर्म, कोई बताएगा? इंडिया। हाँ जी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये बहुत ही मतलब आजकल इसका जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक जो गेटवे ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने खोला है, गेट खोला है ना, तो ये भुगतान प्रणाली में क्रांति ले आया गया। एक इसको NPCI को जो एक मदर इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया गया है भारत के जो विभिन्न खुदरा तरीके से डिजिटल पेमेंट में। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर हिंदी में बोलेंगे इसको तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको स्थापित किया है, और इससे जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन भुगतान प्रणालियों के लिए एक मातृत्व संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया। और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, और इसकी स्थापना कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक गैर लाभकारी संगठन के तौर पर इसकी स्थापना की गई थी, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनका सेटलमेंट देखता है। क्या देखता है? NPCI ऑनलाइन सेटलमेंट। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनके भुगतान प्रक्रिया को आसान बनाता है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देता है, और जो भी डिजिटल पेमेंट के भुगतान है
जैसे कि आपका रुपे कार्ड, भीम है, यूपीआई है, आईएमपीएस है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, आधार इनेबल पेमेंट सर्विसेज है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है। ये सारी चीज़ों का जो भुगतान प्रणाली का जो मातृत्व संस्था है ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। जैसे वो बिल पेमेंट वगैरह सिस्टम आया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी के माध्यम से होते हैं। अगला फुल फॉर्म है ना क्या, एनबीएफसीज एफसी है। एनबीएफसीज तो ये तो सभी नॉन लोग बैंकिंग जानते होंगे। फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसीज का फुल फॉर्म नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी का फुल फॉर्म जो होगा नॉन, इसका मतलब क्या समझे एनबीएफसी का? मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है एनबीएफसी पर, आप थोड़ा देख लीजिए। भारत में क्या है कि बैंकिंग का काम करने वाले जो कंपनियां होती हैं उनको बैंकिंग कंपनी कहते हैं, लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। मैं उनमें केवल बैंकिंग जो है आम जनता को बड़े पैमाने से इस तरह से देखा जाता है कि ये जो है एनबीएफसी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लोन देते हैं। हाँ, ये किसी जो वित्तीय संस्था होते हैं ये किसी दूसरे बैंक से जो है ये फाइनेंस लेके उसको जो है ऑन देयर लेंडिंग करते हैं, उसके आगे जो है लेंडिंग करते हैं, तो इसको बोलते हैं एनबीएफसी। अब अगला जो यहाँ पर लेते हैं, इसका डिटेल एक वीडियो भी है, आप उनको देख लेंगे। एनबीएफसी का इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं। एनडीएस का फुल फॉर्म बोला गया है। एनडीएस का फुल फॉर्म है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम इसका एनडीएस का फुल फॉर्म है। तो एनडीएस का फुल फॉर्म क्या है आपका? नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम है। और भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में अगर इसको देखेंगे तो ये डील करता है किसमें? सिक्योरिटीज में, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। तो एनडीएस जो डीलिंग सिस्टम है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो है उससे रिलेटेड में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच है, इसको बोलते हैं नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, एनडीएस। ओटीसीईआई का फुल फॉर्म ये भी नोट कर लीजिए। ओटीसीआई का फुल फॉर्म है, पढ़िए जरा राजू नयन जी क्या लिखा है, पढ़िए उसका फुल फॉर्म क्या होगा? ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। हाँ, OTCEI उसको बोलते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये एक जो राष्ट्रव्यापी स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें छोटी और मध्यम आकार की फर्मों का समावेश होता है, और जो पूंजी बाजार पर प्रवेश करना चाहते हैं इसका एक जो हेडक्वार्टर है इसका कहाँ पर है? OTCI का है, मुंबई महाराष्ट्र में है। ये है काउंटर जो है ये काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RIDF। ये भी बहुत पॉपुलर सीरीज का फुल फॉर्म है RIDF। RIDF का फुल फॉर्म क्या होगा? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सर। हाँ, बहुत बढ़िया। नाबार्ड में किया जाता है, इसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए जो एक कोष बनाया जाता है कि रूरल जगह में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए कोष बनाया गया है नाबार्ड के माध्यम से। इसको बोलते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसमें एक बजट एलोकेशन होता है। अगर कोई बैंक जो है प्रियरिटी सेक्टर का टारगेट पूरा नहीं कर पाता है तो उसको कुछ पैसा इसमें भी निवेश करना पड़ता है, इसको बोलते हैं RIDF। और इसका फुल फॉर्म होगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। मैनेज बाय कौन मैनेज करता है इसको? नाबार्ड। तो ये कुछ आपके पास जो है मैं छोटा छोटा जो पॉपुलर सीरीज का, जो मोस्ट पॉपुलर सीरीज का फुल फॉर्म लाए। वैसे तो फुल फॉर्म अनंत है, 450-500 फुल फॉर्म आपके लॉगिन सेक्शन में है,
लेकिन मुझे कुछ कुछ लगेगा तो फिर हफ्ता या 15 दिन में फिर हम लोग कुछ फुल फॉर्म नए ला लेंगे। तो आप सभी साथियों का हौसला बढ़ाता हूँ कि असफलता ये बताती है कि प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। आप अपने पूरे जीवन को देख लीजिए, आप जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से लेके आज तक देख लीजिए, आपने जिन जिन चीज़ों को हासिल किया उसके लिए आपने कितने मन से प्रयास किया, और जो चीज़ें आपने हासिल नहीं कर पाए उसके लिए आपने कितना प्रयास किया। तो ये तराजू आपको तौलने के लिए मैं आपको छोड़ता हूँ। और आप देखिए जो चीज़ आपको अभी नहीं मिली उसके लिए आपने प्रयास कितने से किया है और किस मन से किया, और जो चीज़ आप हासिल किए हैं उसके लिए क्या प्रयास किया, तो आपको उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। कल हम लोग जो है सुबह सेशन नहीं कर पाएंगे, कल हम लोग रात को एक सेशन करेंगे, और हिंदी का जो है 9 बजे सेशंस होगा, फिर देर रात जो है हम लोग फिर किसी सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे करेंगे। अगर सुबह का सेशन हुआ, मान लीजिए 7 साढ़े 7 बजे सेशन हुआ, मैं कनेक्ट हो पाया आपसे, तो आपको लिंक साझा कर दूंगा। तो जो साथी जगे होंगे या जो साथी अलर्ट रहे होंगे उनको जुड़ जाएंगे, 4-5 साथी भी जुड़ जाएंगे तो सेशन कंप्लीट कर लेंगे। और इससे क्या होगा कि वो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, जब सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो जो साथी सफ़र कर रहे होंगे या नहीं उठ पाए होंगे वो बाद में देख सकते हैं। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। न दिल में कोई शिकवा, न शिकायत, केवल मोहब्बत, केवल मोहब्बत, है ना। मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा। वाह वाह करिए शंकर जी। वाह वाह। वाह, हाँ कोई तो वाह किया भैया, हाँ ये मजा आ गया। मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा, है जिसके दिल में नफरत हो नफरत के सिवा क्या देगा। तो हमेशा मोहब्बत रखिए। शिकवा आया डिलीट कर दी, कचड़ा वाला आया घर से कचड़ा निकाल, डेली फेंक दो, कोई शिकवा शिकायत है फेंक दो, है ना। तो और जो ज्यादा शिकवा शिकायत करता रहता है उसको इग्नोर करो। तो मैंने कहा मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा, है जिसके दिल में नफरत हो नफरत के सिवा क्या देगा, है ना। आप देखो ना मैं कितना मोहब्बत करता हूँ आप लोगों के साथ, तो घर में भी मोहब्बत करता हूँ, उसको रिकॉर्ड भी करता हूँ, फिर आप लोगों को भेजता हूँ ना, रील बना के भेजता हूँ। तेरी मेरी प्रेम कहानी किताबों में न मिलेगी, किताबों में न मिलेगी, है ना। मैम का एक्टिंग होता है सर, बहुत बेटर होता है सर। बेहतर होता है, एकदम बेहतर होता है। और आप जो है आपको बेहतर की तलाश रहनी चाहिए और बेहतर का जो है आनंद लेते रहिए। और मैं ये भी बता दूं कि आप जब जीवन का आनंद लेने लग जाते हैं तो आपको वो आनंद मिलने लगता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मोहब्बत करने वाला ही मोहब्बत की दुआ देगा, है जिसके दिल में नफरत और नफरत के सिवा क्या देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, खाली पढ़ाई कर रहे हैं और सार्थक पढ़ाई करेंगे, और आने वाले दिनों में और अच्छे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। अगर कल रहे तो 7:30 बजे हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। छोटा कुछ मैं एक कुछ क्वेश्चन बनाया हूँ 15-20 एक टॉपिक पर, उसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर इवनिंग में हम लोग सेशन करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Sir.